हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइसोमरिज्म के बारे में। आइसोमरिज्म से क्या मुराद है, ये कौन से कंपाउंड आइसोमरिज्म का मुजाहरा करते हैं, तो ये आज हम पढ़ेंगे। तो आइसोमरिज्म में हमारे पास है कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो सेम होता है, यानी कि एटमों की तादाद तो सेम होती है, लेकिन उनमें जो एटमों की अरेंजमेंट है या स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है वो क्या होती है, मुख्तलिफ होती है। कुछ हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होने का मतलब है उसके अंदर एटमों की तादाद उनके अंदर एक जैसी होती है, लेकिन उनमें एटमों की तरतीब, बॉन्डेड एटमों की तरतीब एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। हम कह सकते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ एटम या स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स मुख्तलिफ होती है। ठीक है, तो ऐसे फेनोमिनन को हम कहते हैं आइसोमरिज्म, और इस तरह के स्ट्रक्चर्स को या कंपाउंड्स को हम कहते हैं वो एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। तो आइसोमरिज्म एक ऐसा फेनोमिनन है जिसमें मॉलिक्यूल का, कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है, डिफरेंट होता है। अब कौन से कंपाउंड्स होते हैं जो आइसोमरिज्म का मुजाहरा करते हैं और कौन से आइसोमरिज्म का मुजाहरा नहीं कर सकते। आमतौर पर हमारे पास अगर ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन के एटमों की तादाद 3 हो या उससे कम हो, वो आइसोमरिज्म का मुजाहरा नहीं कर सकते। यानी कि इनमें एटम्स की अरेंजमेंट हर हाल में एक जैसी ही रहती है, चाहे हम जैसे भी उन्हें तरतीब दें वो एक जैसी रहती है। इस वजह से उनके कोई प्रॉपर आइसोमर नहीं बनते। इस वजह से हम कहते हैं कि मीथेन, ईथेन और प्रोपेन, इनके कोई आइसोमर्स नहीं बनते। 3 कार्बन तक, 3 या 3 से कम, लेस देन 3 कार्बन और 3 कार्बन के आइसोमर्स नहीं होते। उनकी वही अरेंजमेंट होती है जो उनकी एक्चुअल होती है, हम उनकी अरेंजमेंट को तब्दील नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो हमारे पास ब्यूटेन होता है जिसके अंदर 4 कार्बन होते हैं, उसके 2 आइसोमर्स बन सकते हैं। तो सवाल आता है कि सिंपलेस्ट हमारे पास आप बताएं कि कौन सा अल्केन है, कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि जिसके आइसोमर्स बन सकते हैं। तो हमारे पास है ब्यूटेन, C4H10। अब इसके क्या आइसोमर बन सकते हैं, यहाँ पर आप देखें, ये 1 कार्बन है, दूसरा है, तीसरा है और चौथा है। 4 कार्बन है, सीधी लाइन में है। ठीक है, और यहाँ पर उनकी कार्बन की वैलेंसी भी, टेट्रा वैलेंसी भी पूरी है। हम इसे कहते हैं नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन का मतलब है नॉर्मल। जो सीधी चेन में स्ट्रक्चर होगी हम उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा हमारे पास है ये 1, ये 2, ये 3 कार्बन और ये चौथा कार्बन, ये हमने एक ब्रांच लगा दी है। ये स्ट्रेट चेन है, ये हमने कोई ब्रांच लगा दी है, या आप ऊपर लिख सकते हैं या आप नीचे लिख सकते हैं। और बाकी कार्बन की टेट्रा वैलेंसी भी पूरी है। ठीक है, ये इसमें यहाँ पर 4 कार्बन है और हाइड्रोजन 10 हैं, 3 3 6 और 2 और 2 4 10। यहाँ पर 3 3 6 3 9 और 1 10, यानी कि दोनों में कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 10 है, लेकिन यहाँ पर इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला आपको डिफरेंट नजर आ रहा है और इसका भी स्ट्रक्चरल फार्मूला आपको डिफरेंट नजर आ रहा है। ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाते हैं और इस फेनोमिनन को हम क्या कहते हैं, आइसोमरिज्म कहते हैं। इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई पेंटेन मौजूद है जिसके अंदर 5 कार्बन है, उसके अंदर उसके कितने आइसोमर बन सकते हैं, 3 आइसोमर्स बन सकते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या कौन कौन से 3 बन सकते हैं, एक सिंपल है, ये 1 कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा और ये 5वां सिंगल बॉन्ड, ये नॉर्मल पेंटेन है, ये 1 बन गया। और दूसरा हमारे पास है, या ये 1 कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन और ये चौथा कार्बन, हमने ऊपर कोई ब्रांच लगा दी है। ठीक है, जब भी सीधी स्ट्रक्चर होगी आप उसे कहेंगे N नॉर्मल। अगर 4 कार्बन है ब्यूटेन, अगर 5 कार्बन है तो पेंटेन। जब भी कोई ब्रांच लग जाएगी वो बन जाएगी आइसो। यहाँ पर 5 कार्बन है, आइसो पेंटेन। ठीक है, तो इसी चीज़ को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ये हमारे पास है नॉर्मल पेंटेन, ये हमारे पास है आइसो पेंटेन। ठीक है, CH3 CH2 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 और CH3 नॉर्मल पेंटेन, और ये आइसो पेंटेन। एक हमने यहाँ पर ब्रांच लगा दी है और तीसरा हमारे पास है, यहाँ पर दरमियान में कार्बन है और हर तरफ क्या मौजूद है, कार्बन मौजूद है, और यहाँ पर CH3 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 और CH3। यहाँ पर अगर हम देखें तो कार्बन 5 है और हाइड्रोजन हमारे पास 12 है। चाहे वो नॉर्मल पेंटेन है, चाहे वो आइसो पेंटेन है, चाहे वो न्यू पेंटेन है, यानी इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन इनका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो
मुख्तलिफ है, एटम्स की तरतीब मुख्तलिफ है, ठीक है। तो वो कहता है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम को इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे उनके नंबर ऑफ पॉसिबल जो आइसोमर्स है उनकी तादाद क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अगर इफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस टू 30 देन द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स राइजेस टू 4 बिलियन कंपाउंड, ठीक है। ये हमारे पास कुछ इंट्रोडक्शन था अबाउट आइसोमरिज्म। आगे हम पढ़ते हैं टाइप्स के बारे में। टाइप्स हमारे पास दो हो सकती हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और दूसरा है सिस ट्रांस या जियोमेट्रिक आइसोमरिज्म। तो आज हम पहली टाइप के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म ये इसकी डिपेंडेंस होती है अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड। हमारे पास एक कंपाउंड है, हम देखेंगे कि उसमें एटम्स की अरेंजमेंट कैसी है, एटम्स कैसे जुड़े हुए हैं, एटम्स के जुड़ने की तरतीब क्या है। तो इसकी फिर मज़ीद मुख्तलिफ अक़साम हो सकती हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की। जो पहली हमारे पास है वो है चेन आइसोमरिज्म। अब चेन आइसोमरिज्म का क्या मतलब है, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द कार्बन चेन। चेन आइसोमरिज्म डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द कार्बन चेन, के कार्बन की चेन की नेचर कैसी है। अब नेचर का क्या मतलब, क्या वो सीधी है, क्या वो ब्रांच, ठीक है। तो अगर कार्बन की चेन तब्दील होती जाएगी तो हमारे पास ये कौन सी आइसोमरिज्म है, चेन आइसोमरिज्म है। ये सीधी चेन है एन पेंटेन, ये सीधी नहीं है, ब्रांच है, और ये ब्रांच आप कहीं पर भी लगा सकते हैं, ऊपर भी लगा सकते हैं, नीचे भी लगा सकते हैं, आइसोपेंटेन है, ठीक है। ये नॉर्मल, ये आइसो, और ये हमारे पास है नियोपेंटेन। इसका दूसरा नाम है IUPAC के अकॉर्डिंग ए, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन। यहाँ पर अगर हम देखें नंबरिंग देंगे 1 2 और ये 3, दूसरे कार्बन पर ये भी मिथाइल है और ये भी मिथाइल है, हम कहेंगे 2 डाईमिथाइल प्रोपेन के इसके अंदर टोटल ये 3 कार्बन है जिसमें दूसरे कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप मौजूद है, ठीक है। तो इन सब में नेचर ऑफ कार्बन चेन डिफरेंट है, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ चेन डिफरेंट है। इस तरह की आइसोमरिज्म हमारे पास है चेन आइसोमरिज्म। नेक्स्ट हमारे पास है पोजीशन आइसोमरिज्म। दूसरी हमारे पास टाइप है पोजीशन आइसोमरिज्म। दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। हमारे पास एक कंपाउंड होगा, ठीक है, उस कंपाउंड में हम देखेंगे कि सेम फंक्शनल ग्रुप होगा लेकिन उसकी पोजीशन में फ़र्क होगा। पोजीशन में फ़र्क का मतलब है कि कहीं पर वो पहले कार्बन पर मौजूद है तो दूसरे कंपाउंड में वो दूसरे कार्बन पर होगा या तीसरे पर होगा या चौथे पर होगा। यानी कि पोजीशन आइसोमरिज्म में जो पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप है जो कि सेम होगा दोनों कंपाउंड में सेम फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में फ़र्क होगा, उसकी लोकेशन में फ़र्क होगा। तो इस तरह की आइसोमरिज्म को हम कहते हैं पोजीशन आइसोमरिज्म। यहाँ पर अगर हम देखें 1 2 3 कार्बन है, ठीक है, और यहाँ पर और पहले कार्बन पर हमारे पास क्या मौजूद है, क्लोरीन, इसे हम कहते हैं 1 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है, प्रोपेन है, जिसमें पहले कार्बन पर हमारे पास क्या मौजूद है, ये क्लोरीन, बॉन्ड Cl का मतलब है बॉन्ड X, हेलोजन का फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, ठीक है। तो हम इसे कहते हैं 1 क्लोरोप्रोपेन। 1 हमने क्यों लिखा है, यहाँ पर हम नाम देते हैं। नाम देने का एक तरीका है कि हमने इस कार्बन की चेन को नंबर देना है और नंबरिंग वहाँ से सेलेक्ट करनी है जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। यहाँ पर अगर हम देते हैं तो ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो फंक्शनल ग्रुप कार्बन 1 पर है। और अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 3 तो तीसरे पर मौजूद है, तो हम कहाँ से शुरू करेंगे, ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन 2 है और ये कार्बन 3 है, तो 1 क्लोरोप्रोपेन। अब यहाँ पर क्लोरीन पहले कार्बन पर है, हम क्या करेंगे, क्लोरीन की पोजीशन को तब्दील कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, ये CH3, ये CH, ये CH3, अब हमने क्लोरीन को यहाँ पर ले आए, ठीक है। तो नंबरें करेंगे 1 2, यहाँ पर भी दूसरा और ये 3। अगर यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 और 3, यानी कि दूसरे कार्बन पर क्लोरीन मौजूद है, इसका नाम होगा 2 क्लोरोप्रोपेन। तो इन दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम है, क्लोरीन है, लेकिन उसकी पोजीशन में फ़र्क है, इस वजह से हम इसे कहते हैं पोजीशन हमारे पास आइसोमरिज्म है। दूसरी हमारे पास एग्जांपल है, ये 1 2 3 4 कार्बन है जिसमें हमारे पास एक डबल बॉन्ड है, 4 कार्बन वाली डबल बॉन्ड ब्यूटीन। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पर है, ये पहले कार्बन पर है, इस वजह से हम उसे क्या कहते हैं, 1 ब्यूटीन, ठीक है। और ये डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है। दूसरे में हम क्या करते हैं, 1 2 3 4 कार्बन तो हैं, लेकिन ये डबल बॉन्ड पहले कार्बन की बजाय हम कहाँ पर लेके आते हैं, दूसरे कार्बन पर लेके आते हैं। दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड की मौजूदगी की वजह से हम उसे क्या कहेंगे, 2 ब्यूटीन। ये भी ब्यूटीन है, ये भी ब्यूटीन है, सिर्फ यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में फ़र्क है। यहाँ पर ये पहले कार्बन पर है और यहाँ पर ये
दूसरे कार्बन पर है। तो अगर फंक्शनल ग्रुप सेम फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में तब्दीली आएगी तो इस तरह के आइसोमरिज्म को हम कहते हैं पोजीशन आइसोमरिज्म। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। ये हमारे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन उसमें फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा, यानी कि उसमें नंबर ऑफ एटम सेम होंगे लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा। ठीक है, हमारे पास एक कंपाउंड है C2H6O, C2H6O। अब हम इसे दो मुख्तलिफ तरीक़ों से लिख सकते हैं। हम इसे लिख सकते हैं CH3OCH3। ठीक है, और अब हम देखेंगे कार्बन 2 हैं, C2, हाइड्रोजन 6 है, H6O, C2H6O। इसे अगर हम देखें तो ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप बन जाता है ROR, और ROR फंक्शनल ग्रुप है ईथर का। इसका दूसरा जाहिर करने का तरीका ये है CH3CH2OH, कार्बन 2, हाइड्रोजन 3 और 2 5 और 1 6 और 1 ऑक्सीजन, ये C2H6O। लेकिन यहाँ पर ये बन जाता है ये CH3CH2 हमारे पास है R और बाकी है OH, ये अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप बन जाता है और ये ईथर फंक्शनल ग्रुप बन जाता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन उनमें फंक्शनल ग्रुप की तब्दीली है। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप के मुख्तलिफ होने की वजह से हम इन्हें क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है और इसका नाम है इथाइल अल्कोहल, और यहाँ पर हमारे पास ईथर फंक्शनल ग्रुप है, इसका नाम है डाई मीथाइल ईथर। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास है मेटामरिज्म। मेटामरिज्म से क्या मुराद है, यहाँ पर हमारे पास होगा कोई फंक्शनल ग्रुप, मेटामरिज्म में हमारे पास होगा कोई फंक्शनल ग्रुप, उस फंक्शनल ग्रुप के अदर साइड पर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी किसकी, कार्बन के एटम्स की। हमारे पास कोई फंक्शनल ग्रुप होगा, उस फंक्शनल के किसी भी साइड यानी कि बाएं तरफ या दाएं तरफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी किसकी, कार्बन के एटम की। यानी कि अगर बाएं तरफ 2 कार्बन है तो दाएं तरफ कितने होंगे, 3 होंगे, या दाएं तरफ 1 होगा, बराबर बराबर नहीं होंगे। यहां पर हमारे पास है CH3CH2OCH2CH3, ये एक हमारे पास कंपाउंड है जिसमें दरमियान में हमारे पास है O, इसके एक तरफ भी R है, दूसरे तरफ भी R है। यहाँ पर 2 कार्बन है, यहाँ पर 2 कार्बन है, ये भी इथाइल है, ये भी इथाइल है, इसका नाम है डाई इथाइल ईथर। ठीक है, ईथर फंक्शनल ग्रुप है। दूसरा इसका जो मेटामर क्या बन सकता है, ये हमारे पास O है, O फंक्शनल ग्रुप है। इसके एक तरफ तो हमने ये R लिखा है CH3, दूसरी तरफ हमने क्या लिखा है CH2CH2CH3। एक तरफ 1 कार्बन है, दूसरी तरफ 3 कार्बन है। ठीक है, 3 कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप हम उसे कहते हैं प्रोपाइल ग्रुप। ठीक है, तो ये हमारे पास है मीथाइल प्रोपाइल ईथर, है ईथर लेकिन उसके नाम में फ़र्क है, मीथाइल प्रोपाइल ईथर। हम इसे N भी लिख सकते हैं, मीथाइल N प्रोपाइल ईथर, क्योंकि ये जो प्रोपाइल 3 कार्बन है ये सारे सीधी चेन में मौजूद है, इस वजह से हम इन्हें कहते हैं मीथाइल N प्रोपाइल ईथर। ठीक है, मेटामरिज्म का हम दूसरा ये देख सकते हैं, ये हमारे पास ये ईथर फंक्शनल ग्रुप था, यहाँ पर हमारे पास कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर हमारे पास है कीटोन फंक्शनल ग्रुप। ये इथाइल है, R है, और ये भी R है, और ये कीटोन है। फंक्शनल ग्रुप के अदर साइड पर दोनों तरफ, यहाँ पर 2 कार्बन है और यहाँ पर भी 2 कार्बन है। अब इसका मेटामर क्या बनेगा कि इस फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन के एटमों की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। यहाँ पर अगर 2 है तो यहाँ पर 1 हो जाता है, तो यहाँ पर कितने हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं। अब देखिए टोटल 1 2 3 4 5 कार्बन है, यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन है। फंक्शनल ग्रुप के एक तरफ 1 कार्बन है और दूसरी तरफ 3 कार्बन है। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप के एक तरफ 2 या दूसरी तरफ भी 2 बराबर है, लेकिन यहाँ पर एक तरफ 1 है, दूसरी तरफ 3 है, तो ये एक दूसरे के मेटामर बन जाते हैं, जिसमें फंक्शनल ग्रुप के अदर साइड पर किसी भी साइड पर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम्स हो जाती है। ठीक है, और इसका नाम है, ये हमारे पास है डाई इथाइल कीटोन हमारे पास है, और ये हमारे पास है मीथाइल N प्रोपाइल कीटोन। ईथर की जगह हमने क्या लिख देना है, कीटोन लिख देना है, बाकी सारा सेम है, मीथाइल N प्रोपाइल कीटोन। इस तरह के आइसोमर एक दूसरे के मेटामर कहलाते हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेटामरिज्म। और आगे हमारे पास है टाटोमरिज्म, यहाँ पर टाटोमर बनेंगे। अब टाटोमरिज्म का क्या मतलब है, हमारे पास कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, उसी कंपाउंड में एक ही मॉलिक्यूल में प्रोटॉन की शिफ्टिंग होगी,
प्रोटॉन की शिफ्ट होंगी। प्रोटॉन का मतलब है H+। अगर कहीं पर H+ लिखा हो तो उसका क्या मतलब होता है, हमारे पास होता है H के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है। जब हम लिखते हैं H+, इसका मतलब है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, बाकी क्या बच गया, एक प्रोटॉन। तो इस वजह से हम H+ को क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। एक ही मॉलिक्यूल में प्रोटॉन की शिफ्टिंग होगी, यानी कि एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप की तरफ प्रोटॉन की मूवमेंट होगी। अब अभी हमारे पास एक कंपाउंड है R बॉन्ड C बॉन्ड H NH2 और COOH, हमारे पास अमाइनो एसिड्स का जनरल फार्मूला है, जिसमें ये अल्काइल ग्रुप है, ये अमाइनो ग्रुप है और ये एसिड ग्रुप है। ठीक है, इसमें हम क्या देखते हैं, हमें पता है कि नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है, एक लोन पेयर होता है और ये एसिड फंक्शनल ग्रुप है। ऑक्सीजन के ऊपर भी लोन पेयर होते हैं और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन हाइड्रोजन। ये नाइट्रोजन क्या करेगा, ये जाके इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा और इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ लेके आएगा। हमें पता है कि O और H के दरमियान में एक बॉन्ड है। ऑक्सीजन चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लेगा और H को H+ की सूरत में यहाँ पर क्या कर देगा, शिफ्ट कर देगा। अब जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन थे वो किसकी तरफ आ जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा और वो तब्दील हो जाएगा COO नेगेटिव में। R वैसे, ये C वैसे, ये H वैसे, तब्दीली क्या आएगी, ये COO नेगेटिव बन जाएगा और ये NH2 एक हाइड्रोजन लेके क्या बन जाएगा, NH3। अब N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, क्योंकि इसके जो लोन पेयर थे ये खर्च हुए, नाइट्रोजन में से इलेक्ट्रॉन चले गए, जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस तरह की जो स्ट्रक्चर हासिल होगी इसे आप कहते हैं, ये टाटोमरिज्म का मुजाहिरा है इसमें। और इस तरह के आयन को, जिसमें एक ही मॉलिक्यूल में पॉजिटिव भी हो, नेगेटिव भी हो, केटाइनिक भी हो और एनाइनिक भी हो, इस तरह के मॉलिक्यूल को हम कहते हैं ज़्विटर आयन। ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, ये हमारे पास कहलाते हैं ज़्विटर आयन। ठीक है, ये हमारे पास ही आइसोमरिज्म में स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की कितनी अक़साम हो सकती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म।